अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस स्वरूप यानी कोरोना का नया वेरिएंट के लगभग 40 मामले सामने आए हैं। इसे चिंताजनक स्वरूप यानी वीओसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि डेल्टा के अलावा डेल्टा प्लस समेत डेल्टा के सभी उपवंशों को वीओसी की श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत में अब तक 45,000 से अधिक नमूनों के अनुक्रमण के बाद डेल्टा प्लस स्वरूप AY1 के करीब 40 मामले महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सामने आए हैं और इसकी मौजूदगी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है। इन 3 राज्यों को सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है। दरअसल पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE ने 11 जून को AY1 संबंधी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि इस स्वरूप के संक्रमण का पहला मामला महाराष्ट्र से एकत्र किए गए नमूने में मिला। यह नमूना 5 अप्रैल को एकत्र किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया कि 18 जून तक दुनिया भर में AY1 स्वरूप के 205 अनुक्रमों का पता चला, जिनमें से 50% मामलों का अमेरिका और ब्रिटेन में पता चला। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने हाल में वायरस के इस स्वरूप की पहचान की थी। यह स्वरूप दुनिया के 9 अन्य देशों में भी पाया गया है। कंसोर्टियम राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गठित किया है। यह कंसोर्टियम वायरस के नए स्वरूपों तथा महामारी के साथ उनके संबंधों का पता लगा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में वायरस के कई स्वरूप सामने आने के मद्देनजर उन्हें VOC यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक स्वरूप और VOI यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि के स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार डेल्टा स्वरूप के साथ साथ डेल्टा प्लस समेत डेल्टा वंश के सभी स्वरूपों को VOC में रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना का यह नया स्वरूप डेल्टा प्लस भारत में सबसे पहले सामने आए डेल्टा या B16172 स्वरूप में उत्परिवर्तन से बना है। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर आने की एक वजह डेल्टा स्वरूप भी था। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अत्यधिक संक्रामक माने जा रहे डेल्टा प्लस स्वरूप के 21 मामले अभी तक राज्य में पाए गए हैं और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। उधर गोवा सरकार ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के डेल्टा प्लस स्वरूप के मामले सामने आने के मद्देनजर निकटवर्ती राज्य के साथ लगती सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संवाददाताओं से कहा कि गोवा में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मामले सामने आए हैं, लेकिन राज्य में डेल्टा प्लस का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि गोवा से सटे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में डेल्टा प्लस स्वरूप के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर कर्नाटक में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का पहला मामला मैसूरू में सामने आया है। हालांकि संक्रमित व्यक्ति में रोग के कोई लक्षण नहीं है तथा उसके संपर्क में आया कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने यह जानकारी दी। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा, मैसूरू में एक मरीज डेल्टा प्लस स्वरूप से संक्रमित है, जिसे हमने अलग कर दिया है, लेकिन उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके संपर्क में आया कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है, जो एक अच्छा संकेत है। मंत्री सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार नए स्वरूपों को लेकर सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और राज्य में 6 जीनोम प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख से 2 लाख कोविड-19 जांच की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के गरीब लाभार्थियों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के मद्देनजर इस साल जून तक
2 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिर शुरू किया गया था। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र के मुफ्त भोजन कार्यक्रम को दिवाली तक 5 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की गई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हाल में मुलाकात करके लौटे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किए जाने की मांग की है। निषाद ने कहा, उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए भाजपा को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इससे भाजपा को भी खुशी होगी और निषाद पार्टी भी खुश रहेगी। निश्चित रूप से देखो, कहे तो वही, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। हमारा समाज मांगने वाला है नहीं, देने वाला। हम लोग वोट देते रहे। कहा तो उन्होंने है ना, उन्होंने ही कहा कुछ हम राज्यसभा भेज देंगे, राज्यसभा। उन्होंने कहा कि हम जो है केंद्र आपका आरक्षण दे देंगे। उन्होंने कहा पहले आरक्षण आपका हल करेंगे आप। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट दूंगा, आप अपने समाज की बढ़िया सेवा करना, और जो आपके साथ दर्द हो रहा। देखो, मेरा समाज निर्णय लिया 2017 में, मेरा समाज निर्णय लिया 2013 को संकल्प लिया इलाहाबाद के किले पर कि हम लोग कभी राजा थे, कलम चलाते थे तो प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी इसलिए है कि कोई दूसरे लोग कलम चला रहे हैं। तो इसलिए कलम की ताकत अगर उत्तर प्रदेश में मछुआरों को बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है। निश्चित रूप से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सब लोग आज के दिन में स्थापित है, जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री, हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नए मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया। जो मुख्यमंत्री वो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। हम लोग अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दें, क्योंकि अब उनके पास है ना। उन्होंने खुद ही कहा था कि हम आपको पावर देंगे। तो पावर तो तभी होगा जब मुख्यमंत्री रहेंगे ना। ये अधिकारी तो तभी कानून बनेगा ना। वो काला कानून मायावती का बनाया हुआ तभी हटेगा ना जब उस लायक रहेंगे ना। हम लोग नालायक मंत्री बन के क्या करेंगे जब अधिकारी नहीं सुनेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लाहौर में मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर बुधवार को हुए बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई तथा 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में हाफिज सईद के घर के बाहर स्थित पुलिस जांच चौकी में बम धमाका हुआ। पंजाब के पुलिस प्रमुख ने कहा कि यदि हाफिज सईद के घर के बाहर पुलिस चौकी न होती तो इस घटना में बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस महानिरीक्षक पंजाब इनाम गनी ने संवाददाताओं से कहा कि विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गनी ने इसे आतंकी घटना करार देते हुए कहा, कार में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। जो टारगेट था उसके घर के बाहर पुलिस चौकी थी। कार पुलिस चौकी को पार नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोधी विभाग के अधिकारी धमाका स्थल पर पहुंचकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बजदर ने पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों और इमारतों के शीशे टूट गए। एक इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गई है और विस्फोट स्थल पर खड़े कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जिन्ना अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि घायलों को यहां लाया जा रहा है। हमने लोगों से घायलों के लिए रक्तदान करने को कहा है। साथ ही 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से जाने दिया गया। उधर धमाके के बाद अफवाह फैली कि घटना के समय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद घर में ही मौजूद था। वैसे कहा यह जाता है कि आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में दोषी 71 वर्षीय सईद लाहौर की कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है। लेकिन पाकिस्तान की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए कह नहीं सकते कि वो जेल में ही सजा काट रहा है या घर में मजे कर रहा था।